भारत और जापान के कौन से डिप्लोमेटिक मूव ने पाकिस्तान को इतना परेशान कर दिया कि उसको जापान के एम्बेसडर को समन करना पड़ गया है? क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही। साथ में ये भी जानेंगे कि भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में ऐसा क्या बदलाव आया है कि जापान ने भी पहली बार पाकिस्तान का नाम लेकर भारत का खुलकर साथ दिया है। रशिया ने जो अचानक से भारत से पेट्रोल और डीजल की डिमांड की है, इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल गेम प्लान क्या है और इसका भारत को अमेरिका और यूरोप के साथ इक्वेशन के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। कनाडा ने अपने इमिग्रेशन सिस्टम में ऐसा क्या बड़ा बदलाव कर दिया है जो हजारों भारतीय परिवारों को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और भारत में 1 साल पूरा करने के बाद इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी का क्या रिजल्ट सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत, पाकिस्तान और जापान के बारे में, क्योंकि भारत और जापान के डिप्लोमेटिक मूव के ऊपर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है। अब हुआ ये कि जुलाई के स्टार्टिंग में जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची भारत की यात्रा पर आई थी, उस विजिट के एंड में भारत और जापान ने आधिकारिक तौर के ऊपर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू की थी। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में भारत और जापान दोनों के साइन थे। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया था कि भारत और जापान दोनों देश हर तरह के आतंकवाद और हिंसक कट्टरवाद का विरोध करते हैं, खासकर वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की साइड से होता है वो भी। यानी कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहली बार पाकिस्तान का नाम डायरेक्टली मेंशन करके कहा गया था कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान साइड से सीमा पार से आतंकवाद होता है। ऐसे में आज न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने अपने देश में जो जापानीज एम्बेसडर हैं आकामात्सु सुइचू, इनको समन कर विदेश मंत्रालय बुलाया था और ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम मेंशन करने, पाकिस्तान के ऊपर सीधे आरोप लगाने के लिए जापान के एम्बेसडर के साथ भी डायरेक्ट नाराजगी जताई है। साथ में पाकिस्तान ने जापानीज एम्बेसडर को एक प्रोटेस्ट नोट भी जारी किया है। इसके साथ ही पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट इशू करके भी भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं कि भारत हमेशा कोशिश करता है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाए जाएं। स्टेटमेंट में पाकिस्तान ने और भी काफी कुछ कहा है, लेकिन वो काम की बातें नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, ये भारत और जापान के बीच पहली बार हुआ है जब हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए डायरेक्ट नाम लेकर पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया है। इससे पहले भी भारत और जापान के रिलेशंस काफी स्ट्रांग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे जापानीज प्राइम मिनिस्टर्स के साथ कई सारी ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन की हैं, लेकिन पिछले किसी भी जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का डायरेक्ट नाम मेंशन नहीं किया था। लेकिन जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची आई हैं, इन्होंने पीएम मोदी के साथ पहली ज्वाइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम मेंशन करने की परमिशन दे दी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जापानीज प्राइम मिनिस्टर को अपनी छोटी बहन और उन्होंने पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान की प्राइम मिनिस्टर का भारत का दौरा 1 से 3 जुलाई तक का था। 3 जुलाई को जापान वापस चले गई थी और आज 10 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। 14 से 15 दिनों के बाद पाकिस्तान की सरकार को ये याद आ रहा है कि भारत और जापान की ज्वाइंट स्टेटमेंट में उनका नाम मेंशन किया गया था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कतर को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कतर के करंट आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को फोन कॉल कर उनके पिता और फॉर्मर आमिर शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी के निधन के ऊपर कंडोलेंसेस पेश किए हैं। अब क्योंकि ये संवेदना प्रकट करने के लिए की गई कॉल थी, इसलिए इसमें मिडिल ईस्ट के हालातों के ऊपर बात नहीं हुई है। दोनों लीडर्स ने कंडोलेंसेस मैसेज एक्सचेंज किए और ये प्रतिबद्धता जताई कि दोनों देश हमाद बिन खलीफा अल थानी की लेगेसी को और आगे बढ़ाएंगे और इंडिया कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और पीपल टू पीपल कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इनिशियल शिपमेंट्स की डिलीवरी के बाद अब रशिया ने भारत से और भी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई करने की मांग की है। न्यूज आ रही है कि यूक्रेन के हमलों में रशिया की रिफाइनरीज को सीरियस डैमेज पहुंचा है और अराउंड रशिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी 40% तक कम हो गई है। इसका मतलब है कि रशिया पहले जहां पर 100 क्वांटिटी रिफाइन कर रहा था, वहां पर अब 60 क्वांटिटी कर पा रहा है। और ये जो 40% रिफाइनिंग कैपेसिटी कम हुई है, ये जो गैप आया है, इसको वापस लाने में एटलीस्ट 2 महीने का समय और लगने वाला है। यूक्रेन के हमलों में जिन भी रिफाइनरीज को नुकसान पहुंचा है, उसको रिपेयर करने में कम से कम 2 महीने का समय लगना है। इसलिए रशिया की ऑयल कंपनीज अब भारत की रिफाइनरीज को अप्रोच कर रही हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं कि हम उनको अगले 2 महीने के लिए पेट्रोल और डीजल सप्लाई करते रहें। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया की रोसनेफ्ट, गैसप्रोम नेफ्ट और लुकोइल, इन तीनों कंपनीज ने भारत की रिफाइनरी से इंक्वायरीज की हैं, लेकिन भारत की रिफाइनरीज के पास सरप्लस वॉल्यूम्स ही नहीं है जो वो रशिया को सप्लाई करें। ऐसा भारत की रिफाइनरीज ने रशिया को जवाब दिया है। रशिया की कंपनीज भारत की प्राइवेट प्लस स्टेट दोनों तरह की रिफाइनरीज को कॉन्टैक्ट कर पेट्रोल और डीजल की मांग कर रही हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भारत रशिया को पेट्रोल और डीजल की फ्रेश कंसाइनमेंट भेजता है या फिर नहीं, क्योंकि इस पूरे मसले के अंदर जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है।
इसलिए ये मामला और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इससे पहले भारत से जो पेट्रोल और डीजल की शिपमेंट रशिया गई थी वो नायरा एनर्जी ने सप्लाई की थी। भारत की इस रिफाइनरी में भारत के साथ साथ रशिया की रोसनेफ्ट कंपनी की भी हिस्सेदारी है। कुछ दिन पहले भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि भारत ने डायरेक्टली रशिया को पेट्रोल या डायरेक्ट डीजल अभी तक बेचा नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स के थ्रू भारत का फ्यूल रशिया पहुंचा था। यानी किसी एक इंटरनेशनल ट्रेडर ने भारत से फ्यूल परचेज किया, उसके बाद फिर उस शिपमेंट को उस ट्रेडर ने आगे इंटरनेशनल वाटर्स में रशिया को सेल कर दिया, रशिया को रीसेल कर दिया। कहने का मतलब है कि भारत की सरकार ने अभी तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करा है कि हमारी रिफाइनरीज रशिया को डायरेक्ट पेट्रोल या डायरेक्ट डीजल सप्लाई कर रही हैं। अगर हम ये डायरेक्ट सप्लाई वाली बात खुद ही एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को ये बात पसंद नहीं आए और वहां पर हमारे रिलेशंस अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अब रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर कर रशिया को घुटनों के ऊपर लाया जाए। ऐसे में अगर भारत ही रशिया की पेट्रोल और डीजल की डिमांड्स को कैटर करेगा तो फिर ये देश यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना मर्जी तबाह कर दें, रशिया के ऊपर तो प्रेशर आएगा नहीं। इसलिए भारत की सरकार भी ओपनली अभी एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि हमने रशिया को पेट्रोल या डीजल सप्लाई किया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रशिया की नई रिक्वेस्ट के बाद भारत की सरकार क्या करती है। क्या हम रशिया को पेट्रोल या डीजल भेजते हैं या फिर नहीं? ये चीज आने वाले कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को इग्नोर कर भारत को रशिया को पेट्रोल और डीजल सप्लाई करना चाहिए? हाँ या फिर नहीं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखनी चाहिए? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कनाडा से और ये काफी सारे इंडियन ओरिजिन के लोगों को अफेक्ट करने वाली है, इसलिए ये न्यूज भारत के पर्सपेक्टिव से भी महत्वपूर्ण है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनाडा की सरकार ने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम को अगले नोटिस तक पॉज कर दिया है। इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर न्यू वीजा एप्लीकेशंस को प्रोसेस या एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि कनाडा ने फिलहाल पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के तहत नई एप्लीकेशंस लेना बंद कर दिया है। अब ये वही प्रोग्राम है जिसके थ्रू कनाडा के परमानेंट रेजिडेंट और कैनेडियन सिटीजन्स पहले तो खुद कनाडा की पीआर ले लेते थे, उसके बाद अपने माता पिता यानी कि पेरेंट्स और फिर ग्रैंड पेरेंट्स को भी स्पॉन्सर करते थे। अपने थ्रू उनको भी कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बनाकर कनाडा बुला सकते थे। इसी वजह से पंजाब के मैक्सिमम लोग कनाडा की पीआर लेना पसंद करते थे। पहले वो खुद वहां पर जाते थे, उसके बाद अपनी स्पाउस को कनाडा बुलाते थे, उसके बाद इस पेरेंट एंड ग्रैंड पेरेंट प्रोग्राम के थ्रू अपने माता पिता और दादा दादी को भी ले जाते थे। यानी कि एक इंसान अगर उसको पीआर मिल जाती थी तो वो लिटरली अपने साथ 5 से 6 लोगों को पीआर दिलाकर कनाडा ले सकता था। लेकिन अब ये प्रोग्राम कनाडा की गवर्नमेंट ने अगली नोटिफिकेशन तक बंद कर दिया है। कनाडा की गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक जो एप्लीकेशंस पहले से फाइल हो चुकी हैं उनकी प्रोसेसिंग जारी रहेगी। अभी तो खैर कनाडा की सरकार ने इस रोक लगाने का कारण बताया है कि उनके पास जो पहले की एप्लीकेशंस का बैकलॉग है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले की एप्लीकेशंस का प्रोसेसिंग टाइम कम करने के लिए ये नई एप्लीकेशंस बंद करने का फैसला किया गया है। कनाडा की सरकार का कहना है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है और वो लोगों को अपने माता पिता से मिलने नहीं रोक रहे हैं। इमिग्रेंट्स अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को सुपर वीजा से भी बुला सकते हैं, जो कि एक तरह का लॉन्ग टर्म वीजा है और आसानी से इशू हो जाता है। बस उसके ऊपर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती है और कुछ समय बाद उनको वापस भारत जाना पड़ेगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कनाडा की गवर्नमेंट ने ये जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को परमानेंट रेजिडेंसी देने वाला प्रोसेस है इसके ऊपर कब तक रोक लगी रहती है। एक और पॉइंट ये भी है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस और एप्लीकेशंस के ऊपर रोक लगी है ये सिर्फ इंडियन ओरिजिन के रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि सभी देशों के लिए ये इमिग्रेशन प्रोग्राम कंप्लीटली रोक दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में एलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी की फर्स्ट एनिवर्सरी को लेकर। आपको याद होगा टेस्ला कंपनी और एलॉन मस्क ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने के लिए भारत की सरकार के साथ कई सालों की टफ नेगोशिएशंस की थी। लेकिन एट द एंड टेस्ला ने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो भारत में खोला नहीं, लेकिन अपनी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स को भारत में इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। उसी से संबंधित न्यूज आ रही है। टेस्ला कंपनी ने पिछले साल 15 जुलाई को भारत की मार्केट में एंटर कर अपना पहला शोरूम ओपन किया था और इस साल 15 जुलाई को टेस्ला कंपनी को भारत में 1 साल कंप्लीट हो गए हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पहले 1 साल में टेस्ला कंपनी ने भारत में केवल 486 कार सी बेची हैं और महीना दर महीना भी कोई भी प्रोग्रेस देखने को नहीं मिल रही है। पिछले महीने जून 2026 में भी टेस्ला कंपनी ने भारत में केवल 35 यूनिट्स की सेल की है। टेस्ला कंपनी की इतनी खराब परफॉर्मेंस को देखने के बाद कंपनी के इंडिया लॉन्च को फेल्ड माना जा रहा है। अगर हम भारत के टॉप 5 कार सेलर्स की बात करें तो पिछले साल 2025-26 में मारुति सुजुकी ने भारत में 18,20,000 से ज्यादा कार्स बेची हैं
उसके बाद महिंद्रा ने भारत में 6,60,000 कार्स बेची हैं। इवन टाटा कंपनी ने भी 6,30,000, Hyundai ने 5,80,000, जबकि टोयोटा ने 3,60,000 से ज्यादा कार्स भारत में बेची हैं। कहने का मतलब है कि बाकी कंपनी की सेल्स लाखों में है, लेकिन टेस्ला की सेल्स 500 यूनिट को भी क्रॉस नहीं हो पाई हैं। आपको क्या लगता है कि टेस्ला कंपनी भारत में फेल क्यों हुई है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।